बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियड। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 1901 से लेकर 1945 तक है। अब इंग्लिश की हिस्ट्री में जितनी भी डेट्स बताई जाती हैं और जो डेट्स आपके पास नॉवेल्स में या बुक के अंदर मौजूद हैं, उनमें कोई 2-4 साल का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंग्लिश की हिस्ट्री को डिवाइड किया है किंग्स के हिसाब से। यानी जब एक किंग आता था तो उसकी डेथ हो जाती थी, फिर उसकी जगह पर दूसरा किंग आ जाता था। तो इस तरह से उन्होंने एज की डिविजन्स की है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने उस एज के अंदर जो फेमस पोइट, नॉवलिस्ट और राइटर्स थे, ड्रामेटिक थे, उनके हिसाब से उन एज की डिवीज़न की है। तो इस तरह एजेस के दरमियान कोई 2-4 साल का फ़र्क आए तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि 1895 से ही मॉडर्न एज शुरू हो जाती है, लेकिन जब 1901 के अंदर क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, तब से ज़्यादा हिस्टोरियंस का मानना ये है कि मॉडर्न एज शुरू होती है। तो इसलिए हमने 1901 से लेकर 1945 तक जो मॉडर्न एज की डेट है उसको रखा है। अब डार्क एजेस से लेकर यानी बिफोर द एंग्लो सेक्सन पीरियड से लेकर टिल द डेट ऑफ मॉडर्न एज तक मैंने ये बात आपको नहीं बताई, ये जो 2-4 साल का फ़र्क होता है, कि कहीं आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाएं। लेकिन इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो हमने डेट्स रखी हुई हैं हिस्ट्री की, इनको ही बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी, आपकी बुक के अंदर भी, नोट्स बुक्स के अंदर लिया जाता है। इसलिए हमने ये डेट्स रखी हैं, आपने परेशान नहीं होना। आज के टॉपिक में देखेंगे मॉडर्न एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस एज के अंदर यानी 20th सेंचुरी के अंदर होने वाला सबसे मेजर वाक़या द वर्ल्ड वॉर वन, जिसके ऊपर मैंने पहले से अलहदा से एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप मॉडर्न एज के ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड वार वन वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि आप मॉडर्न एज के ऊपर अच्छे से लिख सकें। लेकिन इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर भी हम वर्ल्ड वार वन को हल्का सा टच करेंगे, क्योंकि अगर इस लेक्चर के अंदर वर्ल्ड वार वन की डिटेल्स बताई गई तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न एज के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया है, इसके लिटरेरी फीचर्स और इस एज के फेमस पोइट, राइटर, नॉवलिस्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मॉडर्न एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें मालूम है कि रोमांटिक और विक्टोरियन एजेस आती हैं। जब भी हम बात करते हैं रोमांटिक एज की, तो हमारे माइंड में एक विजुअल कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा वो एज जिसके अंदर बात की गई है नेचर के ऊपर, इमेजिनेशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, हाँ हाँ वो रोमांटिक एज है। और जब हम बात करते हैं विक्टोरियन एज के ऊपर, तो हमारे माइंड में एक विजुअल कॉन्सेप्ट उसी तरह से बन जाता है, अच्छा कि वो एज जो रोमांटिक एज के बाद आती है, जिसके अंदर क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। और इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क किया गया है नॉवेल्स के ऊपर, हाँ वही एज है विक्टोरियन एज। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की, तो इसके अंदर कोई ख़ास करैक्टरिस्टिक नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर लिखा ही नहीं गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस एज के अंदर वर्ल्ड वार वन शुरू हो जाती है। और हमें पता है कि लिटरेचर सोसाइटी के अंदर तभी अच्छे तरीके से फलता फूलता है जब सोसाइटी के अंदर पीस हो, अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो। लेकिन जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग यानी वर्ल्ड वार वन, जिसे दुनिया ने हिस्ट्री में पहली मर्तबा देखा था कि इस दुनिया के अंदर चारों तरफ कत्लो गारत ही हो रही थी कि इंसान इतना ज़ालिम भी हो सकता है, इंसान इतना गिर भी सकता है किसी चीज़ के लिए, तो वो वर्ल्ड वार वन के अंदर फिर राइटर्स ने, पोइट्स ने किसी ख़ास करेक्टरिस्टिक पर नहीं लिखा। किसी ने जंग के ऊपर लिखा है, किसी ने जंग के अंदर होने वाले असरात के ऊपर लिखा है। और इस एज के अंदर जो लिटरेचर आया है सामने 20th सेंचुरी के अंदर, वो इससे पहले जितना भी लिटरेचर लिखा गया है उससे बिल्कुल डिफरेंट था। इसका लिखा हुआ 20th सेंचुरी का लिटरेचर और इससे पहले जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, क्योंकि इस एज के अंदर, दुनिया के अंदर, हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली दफ़ा जंग हुई है, सारी दुनिया की जंग, वर्ल्ड वार वन, जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1901 के अंदर जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है, तो एडवर्ड किंग बनते हैं, जो कि 1901 से लेकर 1910 तक इंग्लैंड के किंग रहते हैं। इनके बाद जॉर्ज किंग बनते हैं, जो कि 1910 से लेकर 1936 तक इंग्लैंड के किंग रहते हैं। वर्ल्ड वॉर वन, द फाइट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट फ्रॉम यूरोप, यानी यूरोप से वर्ल्ड वॉर वन की लड़ाई शुरू होती है। बेसिकली यूरोप के अंदर दो बड़े कंट्रीज़ के ग्रुप होते हैं, एक का नाम होता है अलाइंस और दूसरे का नाम होता है सेंट्रल बॉल्स ग्रुप। अलाइंस ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज़ होते हैं उनमें फ़्रांस, द ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान
और 1917 के अंदर द यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए भी अलायंस ग्रुप को ज्वाइन करता है। इसके अलावा सेंट्रल पावर्स ग्रुप के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जिसे अब तुर्की कहा जाता है, वो शामिल होते हैं। अब इन दोनों ग्रुप कंट्रीज़ के दरमियान वॉर शुरू होती है एक सिंगल मर्डर की वजह से। जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंसेस जिनका नाम होता है आर्ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये जाते हैं बोस्निया के कैपिटल साराजेवो के अंदर, तो वहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम ब्लैक हैंड होता है, वो इनका मर्डर कर देते हैं। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के दरमियान फ़ाइट शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों ग्रुप्स के जो कंट्रीज़ होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि तकरीबन पूरी दुनिया के ममालिक को ही किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ा है। और इस वर्ल्ड वार वन के नतीजे में करोड़ों की तादाद में लोगों का खून बहाया गया है, यानी लोगों की डेथ हुई है। इस वर्ल्ड वार वन के अंदर 70 लाख सोल्जर्स मरे हैं और 90 लाख जनरल पब्लिक यानी सिविल जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है। जब भी वॉर ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में एक ट्रीटी साइन की जाती है, यानी दोनों कंट्रीज़ का जितना भी नुकसान हुआ है या दोनों कंट्रीज़ आगे जाके कहीं ना फिर लड़ना शुरू कर दें, इसके लिए एक ट्रीटी कायम की जाती है, जो कि वर्ल्ड वार वन के आखिर में भी कायम की गई थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स शामिल हुए थे। और उन्होंने गिल्टी ठहराया था जर्मनी को, ऑस्ट्री हंगरिया को। तो इस तरह से एक ट्रीटी भी साइन की गई थी, जिसकी डिटेल्स में अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसकी एक अलहदा से वीडियो बनाई गई है, उसे देख लीजिएगा। लिटरेरी फीचर्स। मॉडर्न एज के लिटरेरी फीचर्स में पहले ही बता दिया गया है कि जिस तरह इससे पहले एजेस में कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक मौजूद होती थी, यानी रोमांटिक पीरियड के अंदर इमेजिनेशन थी, विक्टोरियन एज के अंदर नॉवेल्स पर काम हुआ था, लेकिन इस एज के अंदर वर्ल्ड वार वन के हो जाने की वजह से किसी ख़ास करेक्टरिस्टिक के ऊपर ज़ोर नहीं दिया गया। जिस राइटर का जैसे दिल चाहा है, जो दिल चाहा है, उसने वो लिखा है। और सब की राइटिंग्स के अंदर एक बात जो थी वो मुश्तरक थी, यानी एक बात कॉमन थी सबकी राइटिंग्स में, कि सब ने जंग के असरात के ऊपर बात की है, जंग के ऊपर बात की गई है। जितने भी मॉडर्न एज के राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, इन्होंने जंग के ऊपर लिखा है। और जंग के अंदर जो सोल्जर्स की डेथ हुई है, इन्होंने इनको हीरोइक की तरह नहीं दिखाया, जिस तरह से इससे पहले हीरोइक कैप्टिव लिखी जाती थी, यानी सोल्जर्स जंग के ऊपर जाते थे, फिर जब वो जीत कर वापस आते थे तो उनके लिए बड़ा जय जयकार का इंतज़ाम किया जाता था, बड़ी अच्छी तरह से उनका वेलकम किया जाता था। लेकिन इस एज के अंदर जो राइटर्स ने लिखा है, इन्होंने ट्रू ऑब्जेक्टिव ट्रू लिखा है और टू द पॉइंट लिखा है। और इन्होंने कहा है कि इस एज के अंदर जो ये फ़ाइट हुई है, जो ये वार दुनिया ने देखी है, पहली दफ़ा इतना ब्लड शेड हुआ है, तो कोई भी सोल्जर इसके अंदर हीरो नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया है कि जो बेगुनाह लोग, यानी 90 लाख जो लोग मारे गए हैं, 19 बिलियन जो लोगों की डेथ की गई है, वो किस वजह से की गई है, उनका कसूर क्या था। कंट्रीज़ की वॉर के अंदर जनरल पब्लिक क्यों मरी है, सोल्जर्स भी मरे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी राइटिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। लिटरेरी वर्क। मॉडर्न एज के अंदर जितना भी लिटरेरी वर्क हुआ है, उसके अंदर कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक तो पहले ही हमें मालूम है कि नहीं थी, सब ने जंग के ऊपर ही लिखा है। लेकिन मॉडर्न एज के अंदर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है ना, ये इससे पहले जितनी भी एजेस के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, उन सब से ज़्यादा इसके अंदर लिटरेचर लिखा गया है। इसके अंदर फ़िक्शंस और पोइट्री के ऊपर बड़ा ख़ास वर्क हुआ है। और पोइट्री के अंदर हमें इसमें मूवमेंट्स देखने को मिली हैं, यानी मूवमेंट्स के हिसाब से पोइट्री की गई है, जिसके अंदर सिंबलिस्ट मूवमेंट, डिकेडेंस मूवमेंट, एडवर्डियन पोइट्री। अब याद रखिएगा कि जो किंग एडवर्ड 1901 से लेकर 1910 तक इंग्लैंड का किंग रहा है, उसकी एज में जो पोइट्री लिखी गई है उसे एडवर्डियन पोइट्री का नाम दिया गया है। और इसके बाद जॉर्जियन पोइट्री भी इसी तरह से है। 1910 से लेकर 1936 तक जो इंग्लैंड का किंग रहा है, उस एज के अंदर जो पोइट्री लिखी गई है उसे जॉर्जियन पोइट्री का नाम दिया है। इसके अलावा ब्लॉसमबरी ग्रुप और द केल यार्ड स्कूल भी मॉडर्न एज की पोइट्री के अंदर देखने को आए हैं।
यानी 20th सेंचुरी के लिटरेचर के अंदर, मॉडर्न पीरियड के अंदर हमें राइटर्स के वर्क से ज़्यादा, पोइट्री के अंदर पोइट्स के वर्क से ज़्यादा इनकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मॉडर्न एज के अंदर जो मूवमेंट्स हैं इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, इस ताकि इसके अंदर जो भी पोइट्री लिखी गई है फिर उन्हें अच्छे से समझा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इमेजिज़्म मूवमेंट है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि एक पोइट को चाहिए कि वो अपनी बात का इजहार टू द पॉइंट करे और कम अज़ कम अल्फाज के अंदर अपनी बात का मीनिंग कन्वे करे। यानी नो एक्स्ट्रा ओपिनियन, नो एक्स्ट्रा एब्स्ट्रक्शंस, इसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इमेजिज्म मूवमेंट के अंदर ये कहा गया था। तो इस तरह की मॉडर्निज्म के अंदर मूवमेंट्स आई थी। यानी यहाँ ये पॉइंट वाजे हो गया कि मॉडर्न एज से पहले जितना भी लिटरेचर लिखा गया है उनमें कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक मौजूद थी। जिस तरह रोमांटिक पीरियड का नाम लेने से इमेजिनेशन का ख्याल आ जाता है, विक्टोरियन एज का नाम लेने से नॉवलिस्ट का ख्याल आ जाता है, लेकिन जब हम नाम लेते हैं मॉडर्न एज का तो ख्याल आता है वर्ल्ड वार वन का, कत्लो गारत का, ब्लड शेड का, खून बहा का। लेकिन इसके अंदर लिटरेचर लिखा गया है। मॉडर्न पीरियड के सबसे फेमस पोइट में टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, अज़रा पाउंड और W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स के नाम शामिल हैं। अज़रा पाउंड का लाइफ पीरियड 1885 से लेकर 1972 तक है। अज़रा पाउंड बेसिकली अमेरिकन थे और बाद में अमेरिका से मूव करके इंग्लैंड चले आए थे। अज़रा पाउंड वो पोइट हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियड के अंदर दूसरे पोइट्स राइटर्स का करियर बनाने में बड़ा हेल्पफुल किरदार अदा किया है। इन्होंने टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, फॉरेस्ट हेमिंगवे जैसे बड़े बड़े पोइट्स का मॉडर्न एज के अंदर करियर बनाने में बहुत हेल्पफुल किरदार अदा किया है। और अज़रा पाउंड के बारे में एक इंकशाफ ये भी किया जाता है कि इन्होंने इमेजिज़्म मूवमेंट को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था, इसे बढ़ावा दिया था, ताकि हिल्डा डूलिटल का करियर बन सके लिटरेचर के अंदर। अज़रा पाउंड ने अपने लाइफ पीरियड में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मुसोलिनी, जो कि एक कंट्री का नाम है, उसे सपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यूएसए यानी अमेरिकन आर्मीज़ ने इसे 1945 के अंदर अरेस्ट कर लिया। और बाद में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये इंसेन है, यानी ये मेंटल है अज़रा पाउंड, जिसकी वजह से इन्हें 1958 के अंदर रिलीज़ कर दिया गया। और रिलीज़ होने के बाद ये फिर इंग्लैंड में दोबारा नहीं आए बल्कि इटली चले गए और अपनी ज़िंदगी का बाकी वक्त इन्होंने इटली में ही गुजारा। अज़रा पाउंड के फेमस वर्क्स में मेक इट न्यू, जो कि एक ऐसे कलेक्शंस है, रिपोर्ट्स और कैथे, जो कि एक ट्रांसलेशन वर्क है, और इसके अलावा लॉन्ग पोइम का एक कलेक्शन वर्क था जिसे 120 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसका नाम था द कैंटोस। विलियम बटलर येट्स, जिन्हें शॉर्ट्स में W.B. येट्स कहा जाता है, इनका लाइफ पीरियड 1865 से लेकर 1939 तक है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इस एज के जितने भी राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो एक्सपेरिमेंटल थे, यानी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मूवमेंट्स के ज़रिए कुछ ना कुछ अपना वर्क लिखते थे। लेकिन W.B. येट्स इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं थे और ना ही एक्सपेरिमेंटल के अंदर यकीन रखते थे। इनके फेमस वर्क में ईस्टर 1916 शामिल है। इसके अलावा 1923 के अंदर W.B. येट्स को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है और इनकी राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। द सेकंड कमिंग W.B. येट्स का बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाला मॉडर्न एज के अंदर वर्क है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जिस तरह से वर्ल्ड वार वन हुई है, दुनिया के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड शेड हुआ है और चारों तरफ जो है वो बेसुकूनी छाई पड़ी है, तो अब जीसस क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये माना जाता है कि जब दुनिया के अंदर इस तरह से हमदर्दी ख़त्म हो जाएगी, सिंपैथी नहीं रहेगी और लोग अपने ही मुफाद के लिए सब कुछ करेंगे, तब दोबारा से जीसस क्राइस्ट, जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो वापस दुनिया में आएंगे और आकर जो है वो फिर सारी सूरत हाल को कायम करेंगे। तो इसके हवाले से इन्होंने द सेकंड कमिंग वर्क लिखा था, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया था। टी एस एलियट का लाइफ पीरियड 1888 से लेकर 1965 तक है और ये भी यूएसए से मूव होकर इंग्लैंड आए थे 1914 के अंदर। इसके अलावा टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया 1948 के अंदर। और इनके फेमस वर्क में
द वेस्ट लैंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एज के अंदर, और कुछ पढ़ा ना जाए लेकिन द वेस्ट लैंड को ज़रूर पढ़ा जाता है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरह से जंग के अंदर किसी भी कंट्री का भला नहीं होता, बल्कि बहुत सारी ज़मीन ज़ाया हो जाती है, लोग मर जाते हैं, मुल्क जो कि एक प्रोग्रेस कर रहा होता है वो बहुत पीछे आ जाता है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने अपने वर्क द वेस्ट लैंड के अंदर बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वार पोइट्स थे, यानी जिन्होंने वार्स के असरात के ऊपर लिखा है। डब्ल्यू बी येट्स, टी एस एलियट, डी रिचर्डसन, डी एच लॉरेंस, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इनके नाम जो है वो शामिल हैं। इस मॉडर्न एज के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंट्रीगुलर मोनोलॉग को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके अलावा हर राइटर का, हर पोइट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग जो है और ड्रामेटिक मोनोलॉग वगैरह, ये तमाम चीज़ें ग्रामेटिकली हैं, इनको अलहदा से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में हमारा सिर्फ एक टॉपिक यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड रह गया है, जिसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।